हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं न्यू। अगर आप एडीओ एग्ज़ाम या व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एडीओ एग्ज़ाम और व्यापम एग्ज़ाम से संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। और आज की क्लास में हम आजीविका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरित क्रांति का लाभ कौन सा है? पहला ऑप्शन है खाद्यान्नों के आयात में वृद्धि हुई, दूसरा ऑप्शन है खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति का लाभ ये था खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब भारत में हरित क्रांति जब स्टार्ट किया गया था उस टाइम में जो है भारत में खाद्यान्न की काफ़ी समस्या थी। तो जैसे ही हरित क्रांति स्टार्ट किया गया उसके कुछ वर्षों के बाद जो है भारत में बहुत ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन होने लगा और भारत जो है खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, बैंक लिंकेज कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है स्व सहायता समूह सदस्यों को ऋण सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन है स्व सहायता समूह के सदस्यों का बैंक में खाता खुलवाना, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बैंक लिंकेज कार्यक्रम का जो उद्देश्य होता है स्व सहायता समूह सदस्य जो है उनको ऋण सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करना, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है? पहला है नई दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है मुंबई में, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता में, चौथा ऑप्शन है नागपुर में। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC, ठीक है, इस जो आयोग है इसका जो कार्यालय स्थित है मुंबई में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन है राज्य सरकार, दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है केंद्र सरकार। तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC, इसके जो सदस्य हैं, ठीक है, इनके जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? पहला ऑप्शन है 1950 में, दूसरा ऑप्शन है 1970, तीसरा ऑप्शन है 1960, चौथा ऑप्शन है 1980। तो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में हुई थी, ठीक है, 1960 के दशक में हुआ था हरित क्रांति का शुरुआत 1966-67 में, ठीक है, योजना अवकाश के दौरान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, दूसरा है हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है, तीसरा है भारत में हरित क्रांति के कारण क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ गई हैं। तो प्रश्न में कहा गया है कि हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो पहला है हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही है। जब भारत में हरित क्रांति स्टार्ट किया गया था उस टाइम में भारत में खाद्यान्न की समस्या थी, लेकिन कुछ वर्षों के बाद हरित क्रांति के कारण जो है खाद्यान्न का उत्पादन जो है काफ़ी ज़्यादा होने लगा और भारत जो है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। तो पहला जो ऑप्शन है ये सही है। अगला है हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, बिल्कुल सही है। हरित क्रांति के कारण जो है गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ था गेहूं के उत्पादन में और उसके बाद है चावल के उत्पादन में। अगला है भारत में हरित क्रांति के कारण जो है क्षेत्रीय असमानता बढ़ गई, बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 सभी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। पहला ऑप्शन है MS स्वामीनाथन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग द्वारा, तीसरा ऑप्शन है K राव द्वारा, चौथा ऑप्शन है राजकृष्णा द्वारा। तो सदाबहार क्रांति भारत में जो है लाया गया था MS स्वामीनाथन द्वारा, स्वामीनाथन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, स्व सहायता समूह के संचालन हेतु नियम कौन बनाता है?
पहला ऑप्शन है स्व सहायता समूह का अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है स्व सहायता समूह के सभी सदस्य मिलकर, तीसरा ऑप्शन है राज्य सरकार, चौथा ऑप्शन है केंद्र सरकार। तो स्व सहायता समूह के संचालन हेतु जो नियम है ये बनाया जाता है, स्व सहायता समूह के सभी सदस्य जो है आपस में मिलकर नियम बनाते हैं, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए किसी स्व सहायता समूह में, ठीक है, किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो है अगर सदस्यों की संख्या 10 से 20 है, ठीक है, तो ऐसे समूहों में जो है जो स्व सहायता समूह के संचालन के लिए जो नियम होता है, ये जो सदस्य हैं स्व सहायता समूह के, ये आपस में मिलकर बनाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी स्व सहायता समूह में जो है सदस्यों की संख्या 20 से ज़्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति में जो है ऐसे स्व सहायता समूह को जो है छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 इसमें पंजीकरण कराना आवश्यक हो जाता है, और इसका जो संचालन है, मतलब ऐसे स्व सहायता समूह का जो संचालन है इस नियम के, यानी कि छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के नियम के अनुसार संचालन किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा दोनों में क्या अंतर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक कितने कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। पहला ऑप्शन है 3872, दूसरा ऑप्शन है 3472, तीसरा ऑप्शन है 3572, चौथा ऑप्शन है 3272। तो छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक जो है टोटल 3872 जो कृषि यंत्र सेवा केंद्र है इसकी स्थापना जो है किया जा चुका है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत पात्र भूमिहीन मजदूर परिवार को प्रति वर्ष कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। पहला ऑप्शन है 20,000, दूसरा ऑप्शन है 5,000, तीसरा ऑप्शन है 10,000, चौथा ऑप्शन है 25,000। तो जो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना है, ठीक है, इसके तहत जो पात्र परिवार है उनको प्रति वर्ष जो है लगभग मतलब 10,000 जो राशि है ये उपलब्ध कराया जाता है, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाकंभरी योजना राज्य में कब प्रारंभ किया गया। पहला ऑप्शन है 2003-04 में, दूसरा ऑप्शन है 2004-05 में, तीसरा ऑप्शन है 2005-06 में, चौथा ऑप्शन है 2006-07 में। तो शाकंभरी योजना ये छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया गया था 2005-06 में, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, शाकंभरी योजना का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है राज्य में सिंचाई रकबे में वृद्धि करना, दूसरा ऑप्शन है उपलब्ध प्राकृतिक जल स्रोत का सिंचाई में समुचित उपयोग को प्रोत्साहित करना, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो शाकंभरी योजना है इसका उद्देश्य होता है उपरोक्त दोनों, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि शाकंभरी योजना के तहत जो है राज्य में सिंचाई रकबे में वृद्धि किया जाता है, और इसके तहत जो है उपलब्ध प्राकृतिक जल स्रोत का सिंचाई में समुचित उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब से प्रारंभ किया गया। पहला ऑप्शन है 12 सितंबर 2018 से, दूसरा ऑप्शन है 12 सितंबर 2019 से, तीसरा ऑप्शन है 12 सितंबर 2020 से, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है इसे स्टार्ट किया गया था छत्तीसगढ़ में, ठीक है, मतलब पूरे भारत में 12 सितंबर 2019 को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा तय किया जाता है। पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है राज्य सरकार के द्वारा, चौथा ऑप्शन है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। तो जो है फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कृषि एवं लागत मूल्य आयोग इसके द्वारा जो है तय किया जाता है, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसको बोलते हैं CACP, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, ठीक है। इसकी स्थापना किया गया था 1965 में, और इसका उद्देश्य ये होता है जो भारत सरकार तय करती है जो समर्थन मूल्य, ठीक है, उसको लागू करने का ये कार्य
करती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रबी की फसल है? पहला ऑप्शन है गन्ना, दूसरा ऑप्शन कपास, तीसरा ऑप्शन है गेहूं, चौथा ऑप्शन है जूट। तो रबी की जो फसल है वो है गेहूं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन तीसरा। बाकी जो गन्ना है, कपास है, जूट है, ये तीनों जो है नगदी फसल है। ठीक है, नगदी फसल है। अगला प्रश्न है, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान क्या है? पहला ऑप्शन है दूसरा, दूसरा ऑप्शन है पहला, तीसरा ऑप्शन है तीसरा, चौथा ऑप्शन है चौथा। तो दूध उत्पादन में जो भारत का स्थान है विश्व में पहला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, पहला। ठीक है, भारत में जो है 25% विश्व का दूध का उत्पादन होता है। कहने का मतलब ये है, विश्व में जितने भी दूध का उत्पादन होता है उसका 25% जो है भारत में होता है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस प्रकार के बीज प्रचलन में लाए गए थे? पहला ऑप्शन है पारंपरिक बीज, दूसरा ऑप्शन है HYV होगा ये। ठीक है, HYV बीज, तीसरा ऑप्शन है क्विनोवा के बीज, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भारत में हरित क्रांति के द्वारा जो है चावल और गेहूं की खेती के लिए जो है HYV ये जो सीड्स हैं इसका प्रयोग किया गया था, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। HYV यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। ठीक है, इसका प्रयोग किया गया था हरित क्रांति के दौरान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल मिलेट मिशन के अंतर्गत शामिल है? पहला ऑप्शन है कुटकी, दूसरा ऑप्शन है कोदो, तीसरा ऑप्शन है रागी, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मिलेट मिशन के अंतर्गत जो शामिल फसल है वो है कोदो, कुटकी, रागी, तीनों है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, स्व सहायता समूह को चक्रीय या परिक्रामी निधि दिए जाने का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है स्व सहायता समूह के बीच आंतरिक लेन देन को बढ़ावा देना, दूसरा ऑप्शन है समूह के सदस्यों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करना, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्व सहायता समूह को चक्रीय निधि या परिक्रामी निधि, कहने का मतलब है रिवॉल्विंग फंड, RF फंड देने का जो उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य होता है स्व सहायता समूह के बीच जो है आंतरिक लेन देन की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा देना। बिल्कुल सही है। अगला है समूह के सदस्यों की छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करना, ये भी सही है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, पात्र स्व सहायता समूह को परिक्रामी निधि के रूप में कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है? पहला ऑप्शन है 20,000, दूसरा ऑप्शन है 15,000, तीसरा ऑप्शन है 10,000, चौथा ऑप्शन है 25,000। तो जो पात्र स्व सहायता समूह है उनको जो है रिवॉल्विंग फंड के रूप में, यानी चक्रीय निधि या परिक्रामी निधि के रूप में जो है 15,000 रुपये अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रावधान है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, 15,000 रुपये। आपके लिए आज का प्रश्न है, चक्रीय निधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है चक्रीय निधि समूह को ऋण के रूप में दी जाती है, दूसरा है समूह को प्राप्त चक्रीय निधि समूह सदस्यों के लिए अनुदान होता है। इसमें ऑप्शन ए है केवल एक सही है, दूसरा ऑप्शन है बी जो ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन है 2 केवल सही है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।